गाइज, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो ये हमारा सफल बैच है, ये हमारा सफल बैच है। और सफल बैच किसके लिए स्टार्ट करा है बच्चों? क्लास 10th के लिए। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट और आप इस बैच को देख रहे हैं तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये बैच आपको कंप्लीट एनसीईआरटी प्लस कोई भी एक रेफरेंस बुक, चाहे वो आर डी शर्मा हो, चाहे आर एस अग्रवाल, चाहे XYZ कोई भी हो, आपको इस सफल बैच में क्लास 10th का मैथमेटिक्स और साइंस ये पूरा कराया जाएगा लाइक अ नॉर्मल ट्यूशन। आप जहां ट्यूशन जाते हैं सेम वैसा ही होगा। तो अगर कोई गरीब बच्चा इसको देख रहा है, या गरीब नहीं भी देख रहा, मिडिल क्लास बच्चा देख रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला। अगर आप चाहो तो आप इसे अपना ट्यूशन समझ सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी कराऊंगा प्लस एमसीक्यू कराऊंगा साइंस और मैथ में। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, अगर रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो संडे संडे हम लाइव सेशन करेंगे और उसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो अब टाइमिंग बता देता हूं आपका। आज क्या वार है? ओके 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 ओके, वेडनेसडे। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपकी क्लास आएगी मैथ्स की। ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आपकी क्लास आएगी साइंस की। और डेली आपको क्लास मिल जाया करेगी 4 बजे तक, उससे पहले भी आ सकती है डेली आपकी क्लास। अगर आप एक समझदार बच्चे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसे एज अ ट्यूशन कंसीडर कर सकते हैं और डेली मेरी क्लास को पढ़े और जो क्वेश्चन मैं दूंगा वो होमवर्क में करे और जो क्वेश्चन नहीं आए वो कमेंट में पूछे। समझ आ रहा हूं क्या? बिल्कुल प्रैक्टिकली ट्यूशन की तरह। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। अब कई बच्चे कह रहे हैं 1 से क्यों नहीं स्टार्ट किया? तो 1 से भी करेंगे, चैप्टर 2 के बाद 1 ही कराऊंगा। 1 पहले इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि 1 थोड़ा बोरिंग सा लगता है मुझे, और फिर अगर मैं बोरिंग से स्टार्ट करूंगा तो आप में से कईयों को लग सकता है कि यार इस पे नॉलेज नहीं है। ठीक है ना? चलो, सबसे पहला टर्म आता है पॉलीमल, पॉलीमर, पॉलिनोमियल, सॉरी, वो केमिस्ट्री में क्लास 10th में, बहुपद। पॉली मतलब होता है मैनी और मियल मतलब टर्म। ठीक है ना? पॉलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहली चीज क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 जो आपने पढ़ा था वो इसी के थीम के लिए पढ़ा था। सबसे पहला एक टर्म आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपके पास कोई भी इक्वेशन लिखी हो, चाहे कोई सी भी इक्वेशन, ठीक है ना, उसमें जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल कौन होता है बच्चों? वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू नहीं पता होती। सपोज मैंने लिखा 2x या मैंने लिखा x या लिखा x²। अब आप इसमें x की वैल्यू नहीं जानते, आप 2y लिखते, आपको y की वैल्यू नहीं पता। y कुछ भी हो सकता है, y कैन बी 1, कैन बी 2, कैन बी 3, कैन बी 4, कैन बी सो ऑन। तो जिसकी वैल्यू नहीं पता उसे वेरिएबल कहते हैं। तो आपको करना क्या है, किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा उसकी सबसे हाईएस्ट पावर देखनी है। यहां पे वेरिएबल क्या है बच्चों? y, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। यहां पे वेरिएबल क्या है बच्चों? x, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इसी हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री। तो क्या कहेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल। ओके, गुड। अब नाम दे रखा है डिग्री जो होती है, अभी बताया सबसे बड़ी पावर को डिग्री कहेंगे। डिग्री 1 भी हो सकती है, डिग्री 2 भी हो सकती है, डिग्री 3 भी हो सकती है, डिग्री 4 भी हो सकती है। अब डिग्री के हिसाब से नाम दिया। जिनकी डिग्री 1 होगी उन्हें कह दिया लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री 2 होगी उसे कह दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री 3 होगी उन्हें कह दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री 4 होगी उसे कह दिया बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, 4 वाले को नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, ठीक है ना?
जैसे ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या चल रहा है, एक्स। मैंने मान लिया ABCD, यहां कह रखा है ABCD रियल नंबर है, मतलब इनकी जगह कोई संख्या है, तो x वेरिएबल हो गया। इसमें सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है बच्चों आपको, 3। तो आप कहोगे कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 3 है। और अगर मैं पॉलिनोमियल का नाम बोलूंगा तो आपको बताना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बताना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, गुड। अब आता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। बिल्कुल प्रिसाइज पढ़ा रहा हूं जितना भी आपको, और एनसीईआरटी रीडिंग के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन भी कराऊंगा, सारी जितनी इंपॉर्टेंट टर्म है सब पढ़ाई जाएगी। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है समझो। सपोज आपने एक पॉलिनोमियल लिखा है x+1, अगर मैं x की जगह -1 रख दूं, क्योंकि x की तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो -1 + 1 दैट इज 0। तो वी कैन से x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। आप कह सकते हो कि x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। क्यों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में x की जगह -1 रखते ही ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि x इक्वल टू -1 है। कुछ नहीं करना, जो भी पॉलिनोमियल आपको देगा और उसका अगर जीरो पूछेगा तो आपको उसको जीरो के इक्वल कर देना है। सिमिलरली x इक्वल टू +1 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, -1। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक। ये लॉजिक, कौन सा लॉजिक, कि पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालना है, पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल करके। और ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये लॉजिक किसी भी पॉलिनोमियल में वैलिड होगा, चाहे वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हो, चाहे वो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, चाहे वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, हर पॉलिनोमियल में ये लॉजिक फॉलो होगा। समझ आ रहा है, गुड। अभी इसी पे काम करना है हमें, ठीक है। यहां पे एक टर्म लिखा था ना, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफ बनाना। जैसे आपने 9th क्लास में करा होगा, सपोज मैंने कहा y इक्वल टू x+2, तो आप क्या करते थे, x की वैल्यू रखते थे 0, y की वैल्यू मिलती थी 0 + 2 दैट इज 2, फिर रखते थे मानो x इक्वल टू 1, फिर y मिलता था 1 + 2 दैट इज 3। तो आप ऐसे टेबल बना लेते थे, कैसे, x और y 0 1 2 3 सो ऑन, फिर यहां पे आता था 2 3 4 5। फिर आप क्या करते थे, एक x एक्सिस एक y एक्सिस, इन पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, ठीक है ना। अगर किसी को ग्राफ बनाना नहीं आता, सुनना मैं क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर किसी को ग्राफ बनाना नहीं आता तो कमेंट में अगर वो बोलेगा कि सर ग्राफ बनाना सिखाओ, तो मैं संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास करके ग्राफ बनाना सिखा दूंगा। लेकिन इससे भी प्रैक्टिकल बात बता देता हूं बच्चों, कि इस चैप्टर में, चैप्टर 2 का एक भी क्वेश्चन में आपको ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको अगर ग्राफ बनाना है तो आप कमेंट में बोलना, मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन इसकी कदर करना, ठीक है, ऐसा ना हो फ्री में समझ के बकवासबाजी करो, ठीक है। पॉइंट से ग्राफ खींचना होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं एक चीज बताता हूं, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जैसे आपने लिया y इक्वल टू x+3 सपोज, इसकी पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि क्लास 9th में आपने जितने भी ग्राफ बनाए थे वो सारे के सारे स्ट्रेट लाइन थे। जैसे ऊपर वाला भी देख सकते हो, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ क्या बना, सीधी लाइन। ग्राफ कैसे बनेगा मैं मान के चल रहा हूं आपको आता है, नहीं आता तो आप पूछेंगे, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ लीनियर पॉलिनोमियल के अलावा, अच्छा एक और चीज सुनना बच्चों, जो से मैं पे तो जहां जगह मिल रही है मैं वहां लिख रहा हूं, आपको कॉपी में चाहे तो पहले सुन लो उसके बाद लिख लो, और चाहे तो कॉपी पेन लेके बैठो और साथ साथ इसे लिखो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। पिक्चर का गाना नहीं है कि आज पसंद आए कल लिख लेंगे, कल पसंद आए परसों लिख लेंगे। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। आपको इन सबको कॉपी में लिखना भी है,
क्योंकि अगर ट्यूशन के पैसे बच रहे हैं तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और आप चाह रहे हो मैं लिखूं कॉपी में, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप अपने माँ बाप को बहुत हेल्प कर सकते हो अगर आप समझदार बच्चे हो तो। कैसे? आप यहां से पढ़ोगे, ट्यूशन की जो फीस बचेगी उससे चाहे आप बुक्स ले सकते हो अच्छी अच्छी, अच्छी अच्छी मतलब कि ये किताबों वाली, मतलब सब्जेक्ट वाली। चाहो तो अपने फैमिली में हेल्प कर सकते हो कि पापा मैं यहां से पढ़ रहा हूं, अब ये पैसा कहीं और काम आ जाए। चलो देखो, हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल को छोड़ के चाहे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, सबके ग्राफ जो होते हैं वो कर्व होते हैं। कर्व कह लो, पैराबोला कह लो, कुछ कह लो। कर्व मतलब लाइक दिस, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, कैसे भी होते हैं, मतलब सीधी लाइन नहीं होंगे, ये याद रखना है। ये याद रखना है कि सीधी लाइन नहीं होंगे ग्राफ, ठीक है ना। वो किसी और इस फॉर्मेट में होंगे। हम पैराबोला भी कहते हैं, कर्व भी कह सकते हो, कुछ और भी कह सकते हो। जैसे इसको देखो, इसकी डिग्री 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। इसका ग्राफ कैसे खींचा? ग्राफ खींचने का वही तरीका है, एक्स की वैल्यू रख लो। अब आप कहोगे सर इसने क्या वैल्यू रखी है, हम क्या रखें? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो एक्स की। उन वैल्यू को रखने पे, जैसे एक्स की जगह -2 यहां रखोगे तो y इक्वल टू -2 का स्क्वायर -3 -2 -4, तो 4 + 6 -4 तो 6। एक्स की वैल्यू पे y की वैल्यू मिलेगी आपको। बस आपको फिर क्या करना है, एक्स और y की वैल्यू को प्लॉट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। और सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि 0 के इधर कुछ नेगेटिव वैल्यू लो और इसके इधर वही पॉजिटिव वैल्यू लो, तो ग्राफ देखो कर्व आ रहा है ना, कैसा भी आ सकता है, ठीक है ना। अब इस ग्राफ से हमें क्या सीखना है, सुनना, और उस ग्राफ से भी यही सीखना था। देखो, जैसे आपका ये था 2x + 3, मैं कहता हूं इसका 0 कहां पे है, तो इसको 0 के इक्वल करो। 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2, यानी कि जहां पे x की वैल्यू -3/2 होगी वो इसका 0 होगा। चेक करो। अच्छा, 3/2 कहते किसे, ये आपको पता होना चाहिए 1.5 को। अब देखो, ये x एक्सिस है बच्चों, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया माइनस का, और बीचों बीच तो होगा 1.5, देखो लिखा है ना, तो यही इसका 0 हो गया। क्या हो गया, समझ आया? तो 0 निकालने का एक ही तरीका था, क्या, कि उस इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप ग्राफ बना लो, और ग्राफ बना के एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ, ये ग्राफ बनाया ना आपने, एक्स एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, यहां पे, तो इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस गिव्स 0 ऑफ पॉलिनोमियल। समझ आया? मतलब जिस एक्स एक्सिस में जिस पॉइंट पे, एक्स एक्सिस में जिस पॉइंट पे हमारा ग्राफ कट करेगा वही उसका पॉलिनोमियल का 0 होगा। ये बात समझ आ गई? चलो अब आगे देखो। इसी तरीके से मुझे इसका 0 निकालने का तरीका भी क्या है, एक तो देखते रहना। जो मैं बता रहा हूं कमेंट में जरूर बताना क्लास 10th के बच्चों कि क्या यही तरीका है आपके आसपास पढ़ाने का, या जो भी है। इतना ब्रॉड या इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग ही करानी चाहिए एक टीचर को एक स्टूडेंट को। लेकिन वो करा पाता है नहीं करा पाता है, ये डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत करना चाहता है या फिर उसके अंदर टीचिंग को लेके कितना पैशन है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसको 0 के इक्वल करना पड़ता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बस अब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। कौन सा? स्प्लिटिंग। इतना खुले विचारों वाली बात कर रहा हूं, क्लास 10th। अगर आप में से किसी को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म समझ ही नहीं आ रहा, वो कमेंट में लिख सकता है, संडे को मैं वो भी करा दूंगा। ये सारे टॉपिक जो भी आप कमेंट में मुझसे डाउट में पूछेंगे वो सारे एक बंच करके संडे को एक वीडियो बना के इसमें करा दूंगा। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या करते हैं,
इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 लाना क्या है 3, 4 1 जा 4, x कॉमन लिया x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 4, 1 वी गेट x माइनस 4, अदर वी गेट x प्लस 1। नाउ एक मैंने कहा इसको 0 के इक्वल करना है, तो यानी कि x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल करना है और x प्लस 1 को 0 के इक्वल करना है, ये 4 और ये माइनस 1। यानी कि इस पॉलिनोमियल के 0 कहां पे आएंगे, एक तो x इक्वल टू 4 पे और एक x इक्वल टू माइनस 1 पे। चेक करते हैं, ये x इक्वल टू 4 आ गया और ये x इक्वल टू माइनस 1। समझ आया? अब मैंने क्या कहा, पॉलिनोमियल के 0 करने के दो तरीके हैं। एक तो पहला तरीका ये जो कि हम इस चैप्टर में यही यूज करेंगे, ग्राफ बनाना एक सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है इस चैप्टर के हिसाब से। चैप्टर नंबर 3 में हम बनाएंगे नो डाउट, इस चैप्टर के हिसाब से ग्राफ बनाना बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, ठीक है ना। हमें क्या करना है या बच्चों ध्यान रखना कि हमें डायरेक्टली उस इक्वेशन को 0 के इक्वल करना है और फैक्टर निकालना है, चाहे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकालो या जो भी आपका तरीका है, और जो आंसर आएंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, जीरोस। और चाहे तो ग्राफ बना के कर लो, आपकी इच्छा, आपको जैसे अच्छा लगे। अब यहां से जैसे ग्राफ बनाया किसी भी इक्वेशन का हो सकता है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस को एक बार यहां पे कट कर रहा है, एक बार यहां पे कट कर रहा है। अगर मैं पूछूं इसके कितने जीरोज होंगे, अगर मैं पूछूं इसके कितने जीरोज होंगे, तो आप कहोगे सर 2 जीरोज होंगे, एक तो इस वाले पॉइंट पे और एक इस वाले पॉइंट पे। हालांकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब इस वाले क्वेश्चन में आप ये नहीं बता सकते कि वो जीरोज कहां पे होंगे। क्यों? क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट, मतलब जो कोऑर्डिनेट है 1 2 3 वो डिफाइन नहीं कर रखे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपको कोऑर्डिनेट डिफाइन नहीं कर रखे तो आप ये नहीं बता सकते कि उनकी वैल्यू क्या होगी, लेकिन आप डेफिनेटली ये जरूर बता सकते हो कि कितने जीरोज होंगे। तो आपको ये समझ आ गया कि इसमें कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, और यहां पे भी कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज। अब मैं एक बात बता देता हूं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये सब लिखना है अपने कॉपी में, लेकिन मुझे पता है आप लोग मेहनत नहीं करोगे क्योंकि ये फ्री है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, मतलब पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी उतने ही जीरोस होंगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, यानी कि अगर मैं ऊपर जाता हूं क्वेश्चनों में, देखते रहना, इतना डिटेल कोई नहीं बताता, ठीक है ना। इसकी डिग्री कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों, 1, तो इसका कितना जीरो आ रहा है, 1 ही जीरो आ रहा है। मतलब ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगी और कट नहीं करेगी। इधर देखो, इसका कितना डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, 2, तो इसके 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो आए ना। और चाहे तो आप ग्राफ से देख लो, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगी, 2 जगह कट करेगी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक। तो अगर आपसे कोई ऐसा ग्राफ देके पूछता है कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप बताना 2 होगी। और आप ये भी बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इसकी डिग्री 2 होती है, इसकी डिग्री ये सब बताना है, ठीक है ना। इसकी देखो, ये तो कट कर ही नहीं रहा है ना, नो जीरोस। एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 जीरोस लिखा होगा, देखो कहां लिखा है, वन टू थ्री जीरो। समझे? अब ये जीरोस कहां पे है वो भी देखेंगे, सब देखना है हमें, ठीक है ना। चलो, हमारी एक्सरसाइज 2.1 आ गई। 2.1 में प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि कितने जीरोस होंगे, बताओ नंबर ऑफ जीरोस। मैंने क्या कहा, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट कर रहा है। अब एक्स एक्सिस का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल होगा उसको देखा जाएगा। अगर राइट हैंड साइड पे वाई वेरिएबल होता, अगर राइट हैंड साइड पे वाई वेरिएबल होता, तो हम देखते वाई एक्सिस को कितनी बार कट करेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल होगा उसको देखा जाएगा कि उसको कितनी बार कट करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है ना। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं।
सुनो, ये तो एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा, तो आप लिखोगे नो जीरो। ये कितनी बार कर रहा है? 1 बार, तो 1 0। ये कितनी बार कर रहा है? 3 बार, 3 zeros। ये कितनी बार कर रहा है? 2 बार, 2 zeros। ये कितनी बार कर रहा है? 4 बार, 4 zeros। ये कितनी बार कर रहा है? 3 zeros। बस आंसर। अब दूसरी बात क्या आती है समझो, जैसे अभी मैंने कोई भी इक्वेशन ले लो, मानो इस वाली इक्वेशन को ले लेता हूं मैं। आप सबको तो ये पता ही होगा कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। आप सबको ये पता होगा कि इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे आपको सबसे पहले, जीरो फाइंड करने के लिए। तो 6 दूनी 12, 8 और 6 दूनी 12 और 8, 6 दूनी 12 के नाम 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। 2x कॉमन लिया, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0। 1 वी गेट x माइनस 3 एंड अदर वी गेट 2x माइनस 2। अब एक बार x माइनस 3 को 0 के इक्वल कर दो तो x बराबर 3, और एक बार 2x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर दो तो 2x इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 1। यानी कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दो पॉइंट पे मेरे एक्स एक्सिस को कट करेगी। यानी कि अगर हम प्रैक्टिकली कहें तो x इक्वल टू 3 and 1 are the zeros of 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? कि ये जो दो पॉइंट है ये हमारे इस इक्वेशन के जीरोज हैं। समझ आ रहा है? ये हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये हमारा इन दोनों इक्वेशन के, इन दोनों पॉइंट के जीरोज है। ठीक, चलो अब जैसे ये जो इक्वेशन थी 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसके दो जीरोज आए, एक तो x इक्वल टू 3 पे और एक x इक्वल टू 1 पे। और आप चाहो तो चेक कर लो, 3 या 1 में से कोई सा भी रख के देखो x की जगह। मान लो मैं 3 रख के देखता हूं, 3 3 9 टू द 18, 8 24 प्लस 6, 24 माइनस 24, 0 आ गया ना। बस यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि जीरोस का मतलब यही होता है कि इन पॉइंट की जगह, मतलब x की जगह इन पॉइंट्स को जब रखा जाएगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। अब जैसे आपके कुछ नाम दिया है, आपके भाई या बहन का कुछ नाम है, सिमिलरली इनको जीरोस को भी नाम दे दिया। किसी भी एक को आप अल्फा कह दो, किसी भी एक को आप बीटा कह दो। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? किसी भी एक को अल्फा और किसी भी एक को बीटा कह दो। ये आपके ऊपर है कि आप किसको अल्फा कहना चाहते हो, किसको बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? किसी एक को अल्फा कह दो और किसी एक को बीटा कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, सबसे पहली बात। ठीक, चलो अब इन्होंने ये कह दिया, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी समझ आ रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसी क्यूबिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। समझ आ रहा है? अभी फिलहाल इस पे फोकस करो। तो यहां पे आपको दो चीजें समझ आई प्यारे बच्चों। पहली चीज तो ये कि क्वाड्रेटिक फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और इसके जो जीरोज आएंगे चाहे कोई से भी आए, उसमें से एक जीरो को आप अल्फा बोलोगे और एक जीरो को बीटा बोलोगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो अब मैथमेटिशियंस ने इन अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच में रिलेशन निकालने की बहुत कोशिश की। अल्फा बीटा और ए बी सी के बीच में रिलेशन निकालने की बहुत कोशिश की, और फाइनली उन्होंने एक रिलेशन निकाल दिया। वो क्या निकाला? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए एंड
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई। अब आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप मानो आप जब बड़े हो जाओगे, आप अपनी मेहनत से घर बनाओगे, पैसा जोड़ोगे जिंदगी भर, फिर एक घर बनाओगे, तब आपको पता चलेगा कि जो घर आपके माँ बाप बना रहे हैं वो उसको इतना केयरफुली या फिर इतना संभाल के क्यों रखते हैं कि यहाँ पे चोट ना लगे, यहाँ पे चोट ना लगे। इसी तरीके से आपको ये फॉर्मूले बनाने नहीं है, आपके पास ये फॉर्मूले बने बनाए हैं, आपको बस इन्हें याद करना है। अब याद करके करना क्या है वो भी बता देता हूं, याद करके करना क्या है वो भी बता देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं याद करके रखेंगे। अब आपको करना क्या होगा, अच्छा पहले इन फॉर्मूलों की थोड़ी सी अहमियत दिखा देता हूं। अगर मैं इस इक्वेशन को लेता हूं, इस क्वेश्चन को 2x² माइनस 8x प्लस 6, और इसके नीचे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूं ax² प्लस bx प्लस c, तो a की जगह क्या लिखोगे 2, b की जगह क्या लिखोगे -8 और c की जगह क्या लिखोगे 6। कंपेयर करा और मैंने कहा अल्फा या बीटा, किसी को भी अल्फा मान लो किसी को भी बीटा, मतलब ये जो दो जीरोस आएंगे ना आपके, उसमें से किसी एक को अल्फा मान लेना और किसी एक को बीटा मान लेना, कोई मैंडेटरी नहीं है कि किसको अल्फा मानना और किसको बीटा, ठीक है ना। अब आपको इस फॉर्मूलों का जादू दिखाता हूं। अब आप पहला फॉर्मूला ले लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की जगह 3, बीटा की जगह 1, माइनस की जगह माइनस, बी की जगह -8, ए की जगह 2, 4 बराबर 4, बराबर आ गया ना। बस यही मैं बताना चाह रहा हूं, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो रिलेशन इन्होंने बनाया ना मैथमेटिशियंस ने, इनकी रेस्पेक्ट करो, क्योंकि आपको बनाना नहीं है, आपको बस उसको याद करना है या समझना है। इसी तरीके से अगर इस वाले रिलेशन को वेरीफाई करके देखते हैं, अल्फा की जगह क्या रखोगे आप, अल्फा की जगह रखोगे 3, बीटा की जगह 1, सी की जगह 6, ए की जगह 2, 3, 3 = 3 इज अवर आंसर। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं। बस यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये जो फॉर्मूले बनाए हैं ना, इन्हें याद करो उनकी इंपॉर्टेंस के साथ, कि यार अगले जने ने या जिन्होंने भी बनाया है, किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, उसने अपनी पूरी जिंदगी की पढ़ाई लगा दी होगी तब जाके बनाया होगा। आपको बस इस चीज की कदर करनी है और आपको अपने आप याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। टू पॉइंट टू कह रहा है कि जीरो फाइंड आउट करो और फिर उनके रिलेशन, रिलेशन कौन सा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। पहले तो जीरो फाइंड करो, पहले तो जीरो फाइंड करो और उसके बाद उनके जो रिलेशन है, जो मैंने राइट हैंड साइड पर रिलेशन लिखा है, इस रिलेशन को वेरीफाई करो। तो मैं आपको कराता हूं और बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखो, x² - 2x - 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। आप में से किसी को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं आता तो वो मुझसे पूछ सकता है, वो उसका हक है, ठीक है ना, और मैं आपको ये जरूर बताऊंगा। x² -4x प्लस 2x -8 = 0। x कॉमन लिया, x -4 प्लस 2 x -4 = 0, तो x -4 एंड x प्लस 2 तो इक्वल टू 0, तो यहां से एक बार x = 4 आएगा, एक बार x = -2। और अगर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो a की जगह आपको मिलेगा 1, कुछ नहीं है तो 1, b की जगह -2 और c की जगह -8, ठीक है ना। अब आपके पास रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा -b/a, और एक रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा की जगह क्या लोगे, किसी को भी अल्फा दे दो, किसी को भी बीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा की जगह 4 प्लस बीटा की जगह -2 माइनस बी की जगह -2 और ए की जगह 1, 4 - 2 2 = 2, बराबर आ गया ना, गुड। अल्फा की जगह 4, बीटा की जगह -2 = सी की जगह -8, ए की जगह 1, -8 = -8। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, ये हमारे क्या हो गए,
रिलेशन वेरीफाई हो गए। करना क्या है इन क्वेश्चनों में, पहले आपको अल्फा बीटा निकालना है, फिर उसके बाद एबीसी निकालना है, फिर इनको वेरीफाई करना है। ये तीनों सेम टाइप के हैं। बस इस इक्वेशन को पहले सही कर देना, थोड़ा सा सही करके लिख देना, ठीक है ना। ओके, ये वाला क्वेश्चन बताता हूं। अब बच्चे सोचते हैं ये वाला क्वेश्चन कठिन है, जबकि मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान है। देखो कैसे, 4u² प्लस 8u। बच्चों नो डाउट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो डाउट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन सुनना मैं क्या कह रहा हूं, नो डाउट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको करने का और भी आसान तरीका हो गया। क्वाड्रेटिक के 4u कॉमन ले लो तो u प्लस 2, क्योंकि हमने सबसे पहले सीखा होता है कॉमन लेना, उसके बाद आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यूबिक। समझ आ रहा है। चलो, इक्वल टू 0, तो 4u किसके बराबर होगा 0, तो u इक्वल टू 0/4 दैट इज 0। वैसे u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2। तो ये हमारा अल्फा आ गया और ये हमारा बीटा। तो अल्फा मान लो 0, बीटा मान लो -2। अब 4u² प्लस 8u को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर दो। अब आप ये मत देखना यहां पे x है वहां पे u है, कोई फर्क नहीं पड़ता। a की जगह 4, b की जगह 8 और c की जगह 0। अब रिलेशन वेरीफाई करो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह -2 बराबर -b की जगह 8, a की जगह 4। तो -2 इक्वल टू -2। ऐसा कभी होगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों कि ये रिलेशन गलत आए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये रिलेशन गलत आए। अगर रिलेशन गलत आ रहा है तो आपने कहीं गलती की है। अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह -2, c की जगह 0, a की जगह 4, तो 0 इक्वल टू 0। इस वाले को देखो, अब आप में से कई सोचते हैं यहां पे भी कॉमन ले लो। बच्चा वहां कॉमन मिल रहा था इसलिए ले रहे थे, यहां कॉमन है ही नहीं। अगर कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, इक्वल टू 0, यहां से उधर जाके +15 आ गया, उधर जाके √15। और आपको पता होना चाहिए कि √25 की वैल्यू 5 होती है ना, नहीं, इसकी वैल्यू +5 होती है और -5 होती है, क्योंकि +5 का स्क्वायर भी 25 होता है और -5 का स्क्वायर भी 25। तो आप इसे लिख सकते हो कि ये दो वैल्यू है, √15 प्लस में और एक बार √15 माइनस में, ये अल्फा और ये बीटा। अब t² - 15 को कंपेयर करोगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की जगह तो क्या दिखेगा आपको 1। अब बच्चों कई बच्चे, मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं कि उन्हें b की जगह 15 दिखता है, नहीं, b की जगह 0 है। क्यों, अगर x² t² को रिजेंबल कर रहा है, x² t² को रिजेंबल कर रहा है, तो x किसको रिजेंबल करेगा, t को, t तो ऊपर है नहीं, इसलिए वाली टर्म 0 और c बराबर -15। अब रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की जगह क्या है मेरे बच्चों, √15, बीटा की जगह -√15 इक्वल टू -b, b की जगह 0, a की जगह 1, तो ये गया 0 इक्वल टू 0। अगला, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की जगह कितना है प्यारे बच्चों, 15, बीटा की जगह क्या है -√15, c कितना दिख रहा है आपको, -15, और ये कितना है 1, -15 बराबर -15। मैं क्या कह रहा हूं, ये रिलेशन हर सूरत पे वेरीफाई करेंगे। आप लोग अगर चाहो तो और काम कर सकते हो, क्लास 9th की बुक उठाओ, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने वाली एक्सरसाइज उठाओ, उसमें जाके आप उसके अल्फा और बीटा निकालो, एबीसी तो दिए हुए हैं, और उनको रिलेशन को वेरीफाई करो। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट तक आपको करके रखने हैं, और जो भी नहीं होगा वो आपको मुझसे कमेंट में पूछने हैं। अगर मेरा तरीका पसंद आ रहा है, मैं जो कर रहा हूं आपको फायदा दे रहा है, तो लाइक जरूर करो, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, और दोस्तों के साथ बांटो। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।